तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में भी, नीट में भी। तो हम लोग सबसे पहले एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब समझेंगे और फिर हम 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कवर करते हुए, राइट। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, करेक्ट। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किसी ने पूछ लिया कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो इन विच वेरियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उस टर्म्स में फॉर्मूला लिखा हो तब उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहां देखेंगे कि कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? 6:12:6 के रेशियो में, करेक्ट। इसको अगर हम सबको 6 से डिवाइड कर दें तो रेशियो क्या होगा? 1:2:1। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। तो इसको कहेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, है ना, जिससे हमको समझ में आएगा कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है एलिमेंट्स का, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये नीट 2008 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने को समझने के लिए कि कैसे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो तीनों के परसेंटेज जोड़ देंगे तो 100% आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। कार्बन दिया है 38.71%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 9.67%। तो हम लोग जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस 38.71 माइनस 9.67, है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 551.62%। तो ये हमारा किसका परसेंटेज हो गया? ऑक्सीजन का। अब एक ध्यान देने वाली चीज है, ये परसेंटेज बाय मास होता है, ठीक है। ये क्या होता है? परसेंटेज बाय मास दिया होता है क्वेश्चन में। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन 9.67 ग्राम है तो कार्बन कितना होगा? 38.71 ग्राम होगा और ऑक्सीजन होगा 51.62 ग्राम, राइट। तो हम लोग जब एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? पहले कॉलम में एलिमेंट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है ना, इसलिए एटॉमिक फॉर्म में लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है हमारे पास। उसके बाद इनका परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हमारे कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट है? कार्बन है हमारा 38.71%, हाइड्रोजन है 9.67% और ऑक्सीजन कितना है? 51.62%। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे कंपाउंड में 38.71% कार्बन है, 9.67% हाइड्रोजन है, 51.62% ऑक्सीजन है। तो ये मैंने पहले बताया कि परसेंटेज कैसे दिया होता है? परसेंटेज बाय मास होता है। तो रिलेटिव मास लिख सकते हैं, रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास का मतलब क्या है? इसको बस परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर देना है। 38.71 ग्राम, इसको लिखना है 9.67 ग्राम, इसको लिख देना है 51.62 ग्राम, है ना। तो इसको हम यू के टर्म्स में भी डील कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ग्राम के टर्म्स में डील करते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो 38.71 ग्राम हमारे कंपाउंड में अगर कार्बन है तो 9.67 ग्राम हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा 51.62 ग्राम। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिलेटिव मास, कि ये इतना प्रेजेंट है तो ये इतना होगा, ये इतना होगा। अच्छा, रिलेटिव मास मिल गया तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है।
ठीक है। सो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स निकलता है मास अपॉन मोलर मास के फॉर्मूले से, राइट। सो मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। सो नंबर ऑफ मोल्स जो कार्बन के हैं कैसे निकलेंगे, 38.71 डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास क्या है 12 है, यहाँ हमने कार्बन लिया है तो कार्बन की मोलर मास से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.22, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालते हैं तो 9.67 डिवाइडेड बाय 1, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में लिया है तो एटम का ही मोलर मास पकड़ना है, ठीक है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.67 मोल। तो ये क्या निकल रहे हैं, मोल्स निकल रहे हैं। अगर 3.22 मोल्स कार्बन के होंगे तो हाइड्रोजन के 9.67 मोल्स होंगे। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 51.62 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना है 16 मोलर मास, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी आएगी 3.22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन में अगर 3.22 मोल्स कार्बन के होंगे कंपाउंड में तो 9.67 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन के 3.22 मोल्स होंगे। तो अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। हमको सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है, जो आपको जितने भी वैल्यूज आई उसमें जो सबसे छोटा दिख रहा है उससे सबको डिवाइड कर रहे हैं। तो वो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जो सबसे छोटा वाला है उसको 1 बना लेते हैं और वो 1 है तो बाकी कितने हैं उस हिसाब से हम लाना चाहते हैं। तो ये हो गया 3, इन तीनों में छोटा कौन है सबसे 3.22, तो 3.22 को डिवाइड कर दो यहाँ 3.22 से तो वैल्यू हो जाएगी 1। 9.67 को हम डिवाइड करेंगे 3.22 से तो वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पे 3.22 को डिवाइड करेंगे 3.22 से तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमने क्या किया, जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटा नंबर था उसको सबको उसी से सभी को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, जो सबसे छोटा वाला था वो 1 बन गया और उसके रिस्पेक्ट में बाकी समझ में आ गए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे कंपाउंड में 1 मोल कार्बन है तो 3 मोल कौन है हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन है। तो हमारा फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये ऑलरेडी होल नंबर में है तो हमारा ये अब आ चुका है एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे हम लोग लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन अगर 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल होगा और ऑक्सीजन 1 मोल होगा। तो यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा CH3 तो इसका मतलब क्या है कि 1 एटम कार्बन का तो 3 एटम हाइड्रोजन के तो 1 एटम ऑक्सीजन का। इसी को मोल के टर्म्स में पढ़ेंगे तो क्या मतलब है, 1 मोल कार्बन तो 3 मोल हाइड्रोजन तो 1 मोल ऑक्सीजन। तो यही सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है जिसमें हमारे एटम्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, करेक्ट। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, मोलर मास दे देगा, है ना, और हमसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दिया रहेगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अगर उसी क्वेश्चन में हमें मोलर मास दे देता और बोलता कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमने स्टार्टिंग में समझा था। तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O6। तो इसका मोलर मास निकाल लेना है, मोलर मास इसका आएगा 180, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक्चुअल फॉर्मूला यही है ग्लूकोज का। अगर सिंपलेस्ट रेशियो वाला देखें तो क्या आएगा, CH2O। इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, राइट। सो दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो क्या करना रहता है, अगर हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो भी ग्लूकोज का है उसमें क्या रिलेशन है, तो एक Z नंबर डिफाइन करते हैं और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड कर देना है किससे, मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है 180, मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर 6 आ जाएगा। तो यही वो नंबर है जो रिलेट करता है किसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से
तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे इस केस में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O है, तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू Z इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे Z कौन है, 6 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। तो आपको ये जो नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12 और O एक है यहाँ पर, सो 1 इंटू 6 6 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या समझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें वो नंबर ढूंढना होता है, और वो नंबर कैसे आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मोलर मास को हमें डिवाइड करना होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के मोलर मास से। इसकी जगह हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, यू के टर्म्स में, तभी वही रेशियो आने वाला है ना। तो यहाँ पर अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में मोलर मास दिया हुआ है। तो मोलर मास किसका दिया हुआ है, मोलर मास कंपाउंड का दिया हुआ है। जब ऐसे लिखा रहे तो जैसे ग्लूकोज था, कंपाउंड क्या था फॉर्मूला C6H12O6, तो वो उसका मोलर मास था, एक्चुअल कंपाउंड का मोलर मास था। तो एक्चुअल कंपाउंड का मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मोलर मास दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मोलर मास कितना दिया हुआ है 93 ग्राम है ना, दिया हुआ है अपने को। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे किसका, कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूले का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH3O, तो कितना हो जाएगा 12 + 3 + 16, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31 ग्राम। तो हमें क्या करना है, वो वैल्यू Z ढूंढना है। Z हम लोग Z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 93 डिवाइडेड बाय 31, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी। तो Z की वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। तो अब हमें अगर एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या सीखा था हमने, Z इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, करेक्ट। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, CH3O, तो क्या हो जाएगा C3H9O3। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। सो ये जो 3 ऐसे मल्टीप्लाई किया उसको इधर मल्टीप्लाई करना है, वो लिखा हमने ऐसे है लेकिन उसका मतलब है इधर पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया कंपाउंड का, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और नई चीज सीखने को मिलेगी अपने को। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल। सो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मोलर मास दिया हुआ है कितना 108 ग्राम पर मोल, और हमारा जो कंपाउंड बना हुआ है वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, और उनका रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में प्रेजेंट है बाय वेट, ठीक है। तो जब रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि कार्बन अगर 9 ग्राम होगा, बाय वेट बोला है इसलिए, तो हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा और नाइट्रोजन क्या होगा 3.5 ग्राम होगा। तो अभी देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें परसेंट दिया हुआ था, है ना, और हमें बोला है यहाँ पर बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। तो जो पिछला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें परसेंटेज दिया हुआ था, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पे मास का रेशियो दिया हुआ है डायरेक्ट, किस रेशियो में ये लोग प्रेजेंट है। तो हम लोग परसेंटेज अगर निकालना चाहें तो परसेंटेज निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी निकाला तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना होता तो 9 ग्राम कार्बन है किसमें, 9 + 1 + 3.5, ये टोटल मास में से, इतना मास में से 9 ग्राम कार्बन है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये किसका परसेंट आ जाएगा, ये परसेंट आ जाएगा कार्बन का, है ना। और ऐसे हाइड्रोजन का, ऐसे नाइट्रोजन का हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए या तो हम तीनों का परसेंटेज निकाल लें और फिर प्रोसीड करें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नहीं तो हम डायरेक्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। जैसे तो यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब परसेंटेज से करना चाहो उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे कंपाउंड में कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे कंपाउंड में एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अच्छा, रिलेटिव मास अब डायरेक्ट लिखेंगे, रिलेटिव मास, है ना। वेट और मास सेम, यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग सेम ही लेके चलते हैं। तो रिलेटिव मास क्या हो गया, यहाँ पर 9 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 3.5 ग्राम कौन है, नाइट्रोजन है, करेक्ट। तो ये रिलेटिव मास है, इतना 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 है, ये ऐसे प्रेजेंट है, इस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है।
तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या चाहिए कि ये इतना प्रेजेंट है इतने नंबर में, तो ये इतने नंबर में, ये इतने नंबर में, ऐसे करके, तो वो हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल से ही मिलता है, यही मेन स्टेप होता है। सो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास कितना कार्बन है, 9 ग्राम, तो कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12, तो इसको डिवाइड कर देते तो वैल्यू आएगी 0.75। तो इतने मोल हो गए कार्बन के, तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, मोलर मास 1 से डिवाइड करेंगे, H लिया है हमने इसलिए 1 मोल, और इसको डिवाइड करेंगे 3.5 डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा 14, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.25। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। हमारे कंपाउंड में अगर कार्बन 0.75 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन 0.75 मोल होगा कार्बन, तो हाइड्रोजन 1 मोल होगा और नाइट्रोजन 0.25 मोल होगा। तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। देखो ऐसे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकाल दिया तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कार्बन कितना होगा 0.75, तो हाइड्रोजन कितना होगा 1 और नाइट्रोजन कितना होगा 0.25, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखने में सही नहीं लगेगा, हमें प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखनी है, ठीक है, ये पॉइंट्स में है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला स्टेप करते हैं, नहीं तो यही मेन स्टेप होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता चल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। तो वो करने के लिए क्या करना है, जो सबसे छोटा है उसको 1 बना देना है और उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि बाकियों का कितना आता है। तो तीनों में सबसे छोटा कौन है 0.25, तो 0.25 से ही सभी को डिवाइड कर देना, तो छोटा वाला 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, तो वैल्यू क्या आएगी 3, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 क्या वैल्यू आएगी 4, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 1। तो क्या देखा हमने, जो सबसे कम रेशियो में प्रोपोर्शन में प्रेजेंट था वो 1 बन गया, तो उसके रिस्पेक्ट में ये 4 है और ये 3 है, तो ये होल नंबर में, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा C3H4 और N, ये हमारा हो गया क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको याद होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अभी हमने रिलेशन डिराइव किया था, है ना, क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू Z इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन वो Z आएगा कैसे, Z आएगा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला है उसका मोलर मास कितना है, हमारे कंपाउंड का एक्चुअल मोलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का 108, ये हो गया 108। इससे डिवाइड, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला से। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है अपना, कितना आएगा मोलर मास, और 12 इंटू 3 36 प्लस 4 प्लस 14 कितना आ रहा है 54 आ रहा है। तो 54 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, जैसे 54 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, करेक्ट। तो अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आपको पता है हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा C6H8N2। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में C6H8N2। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ऐसे हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन एक तो पॉइंट्स और बचे हुए हैं इसमें जो हमें इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, एक आयरन का ऑक्साइड है जिसमें आयरन और डाइऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपना, और ये परसेंटेज दिया हुआ है बाय मास, उसका कॉम्पोजिशन जो कंपाउंड बना हुआ है उसमें कितना परसेंट आयरन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है बाय मास। आयरन का मोलर मास भी दिया हुआ है 55.85, ऑक्सीजन का 16। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, राइट। तो एलिमेंट अपने कौन कौन से, हमारा कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना हुआ है, आयरन से Fe और हमारा ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ O2 ले लो, ऐसे O2 लेके भी आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो सबसे बेटर होता है कि हम एलिमेंट फॉर्म मतलब एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब, ठीक है। तो हमेशा
एटॉमिक फॉर्म में लेना है, आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव परसेंटेज, परसेंटेज किस परसेंट में प्रेजेंट है, आयरन हमारा 69.9% और ऑक्सीजन हमारा 30.1%, करेक्ट। तो ये परसेंट बाय क्या दिया हुआ है, ये परसेंट बाय मास दिया हुआ है। तो रिलेटिव मास हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेटिव मास ही दिया हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज बाय मास है, तो वही रिलेटिव मास हो जाएगा कि आयरन अगर 69.9 ग्राम प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन हमारा कितना प्रेजेंट होगा, 30.1 ग्राम प्रेजेंट होगा, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार रिलेटिव मास मिल जाता है तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो कुछ नहीं, बस परसेंटेज है उसको मास में कन्वर्ट कर दो और फिर मोल्स निकाल दो, वही स्टेप है मेन। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो 69.9 डिवाइडेड बाय आयरन का मोलर मास कितना है, 55.85, करेक्ट। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.25, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर हम देखें 30.1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.88। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आयरन के 1.25 मोल प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन में कितने प्रेजेंट होंगे, 1.88 मोल प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया रिलेटिव नंबर ऑफ मोल जिसमें प्रेजेंट है, लेकिन हमें होल नंबर में चाहिए, ठीक है, होल नंबर में चाहिए, वो लास्ट स्टेप करेंगे। लेकिन इससे पहले ये पॉइंट्स में है तो जो सबसे छोटा वाला है उसको क्या बना देते हैं हम, 1 बनाते हैं ना, राइट। तो 1.25 और 1.88 में कौन छोटा है, 1.25 है, तो जो सबसे छोटा वाला है उसको 1 बना देंगे, उसके रिस्पेक्ट में बाकी कितने हैं, है ना, वैसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे छोटा है 1.25, उसे डिवाइड कर देंगे 1.25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1.88 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.25 से तो वैल्यू आएगी 1.5, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिंपलेस्ट रेशियो। तो इस अब आप क्या नोट कर रहे हो कि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें जब हम ये वाला स्टेप करते थे, जब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे, सबसे छोटे वाले से जब डिवाइड करते थे तो सब होल नंबर में आ जाते थे, लेकिन यहाँ होल नंबर में आया नहीं आया, ये 1 होल नंबर में आया लेकिन ये नहीं आया, ये क्या आया 1.5 आ गया। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर हम अभी ऐसे फॉर्मूला लिखें Fe1 और O1.5 तो ये सही दिखेगा क्या, नहीं, अपने को प्रॉपर होल नंबर में चाहिए। तो जब ऐसे आ जाए, जो कि अभी पिछले क्वेश्चंस में कभी नहीं आया था, जब ऐसे पॉइंट्स में आ जाए तो आपको क्या करना होता है, जो पॉइंट वाला जो नंबर दिख रहा है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का कोशिश करना होता है। तो अगर आयरन इज टू ऑक्सीजन हमारा अभी प्रेजेंट है 1:1.5 में, तो हम लोग कौन सा वो छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो सब एकदम सिंपलेस्ट रेशियो में भी रहे और होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ऑब्वियस सी बात है 2, करेक्ट। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3। दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट, सेम ही नंबर से करना है, तभी तो वो रेशियो सेम रहेगा ना। 1:1.5 है तो 2:3 इज ऑल्सो सेम 1:1.5 ओनली, तो इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2:3। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया, ये एक और स्टेप हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसमें क्या सीखा हमने, नई चीज क्या सीखी कि अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो, जब वो छोटा वाला वैल्यू आता है उससे डिवाइड करते हैं सबको, तो अगर होल नंबर में ना आया तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी देखो इसको हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 3 क्या आता है 3, और नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और 1.5 × 4 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, 4:6 इज नॉट सिंपलेस्ट रेशियो, इसीलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, समझ में आया। तो आपको ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो पॉइंट वाला है वो होल नंबर, सभी लोग होल नंबर में चेंज हो जाए ऐसा। तो 2:2, तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला नाउ, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है ना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उसको।